हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो सर देखो, आपका हमने लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट को हमने कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। 90% इज डन, 10% जो आपका टॉपिक रह गया वो आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया वो जो भी टॉपिक्स थे, वो जो भी आपके एग्जाम है, लाइक जेकेपीएसआई का एग्जाम है, VW का एग्जाम है, FFA का FAA का एग्जाम है, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो। अदरवाइज तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएससी वेसएससी के जो सीजीएल वगैरह के एग्जाम है वहां पर आपके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हाईकोर्ट के रिगार्डिंग, और हाईकोर्ट भी हमें आज खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है। लेट्स ट्राई टू सी दैट टॉपिक इटसेल्फ। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस सर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि ट्रिपल एस के ऐप के ऊपर आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल रहे हैं, तो यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, और काफी क्यूरेटेड सा कंटेंट होता है और टीचर्स का लेवल भी सर आपको पता ही है। ठीक है, तो बाय द वे मेरा नाम सर, दीस आर द फ्यू एग्जाम व्हिच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स एंड दिस इज मी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग कल पढ़ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरी फंक्शनिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो रह गई थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो हम यहाँ पर आज कवर करने की कोशिश करेंगे, विच इज कॉल्ड एज द ज्यूरिसडिक्शन। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, देखो बिल्कुल देसी भाषा में अगर समझना हो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि भैया क्या है रेंज क्या है सुप्रीम कोर्ट की, या सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां तक, क्या है इन्फ्लुएंसिंग पावर, कहां तक सुप्रीम कोर्ट की चल पाएगी। अब सर आप सोचोगे यार ये क्या मजाक हो गया सर, सुप्रीम कोर्ट की तो हर जगह चलेगी ना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट क्या आपका एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या टॉप टियर लेवल का कोर्ट है। नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट का हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के केसेस को, या फिर किस हद तक जा सकता है केसेस को पिक करने के लिए। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू कि ना सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट हर टाइप के केसेस को क्या कर सकता है, पिक कर सकता है। लेकिन उसके लिए बाकी कोर्ट भी तो बना रखे हैं ना, बाकी कोर्ट भी तो बना रखे हैं सर, वो वाला काम कर लेंगे ना वो लोग। फिर अल्टीमेटली अगर मान लो कोई मुद्दा रेफर होकर आता है, देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट कैन पिक। ठीक है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन का बेसिकली मतलब क्या होगा, किस प्रकार के, किस रेंज के केसेस को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया। अब ये ज्यूरिसडिक्शन सर कई प्रकार की हो सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक आर्टिकल नंबर सर आपका आता है 131। इसके आर्टिकल भी हल्का सा याद रख लेना, बिकॉज कभी कभार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी कहां पर आपकी मेंशन की हुई है। सबसे पहली सर आपकी ज्यूरिसडिक्शन जो आपकी आ रही है बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया सर? ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल है ना। अरे क्या मजाक कर रहे हो सर, है ना। ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल तो होगा नहीं, समझो। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सर इस ज्यूरिसडिक्शन का अगर इस्तेमाल करता है, ये सुप्रीम कोर्ट को इंपावर करती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस देख सकता है। केसेस कौन से देख सकता है? केसेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई मतभेद हो जाए तो उसको संभालने का काम किसको दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को संभाल दिया हुआ है। और या फिर मान लो किसी एक स्टेट और किसी दूसरे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको मैनेज करने के लिए कौन आएगा सर? उसका मैनेज करने के लिए भी जो केस आएगा वो किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। समझना जरा, यूनियन और स्टेट के बीच में मुद्दा, स्टेट और स्टेट के बीच में मुद्दा, क्या आप ऐसे कह सकता हूं कि सर ये कहीं ना कहीं फेडरेशन को संभालने की कोशिश कर रहा है? बिकॉज हमें पता है कि हमारा देश क्या है, एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। हमारा देश कौन सी फेडरल है, बट एक्चुअल में है तो फेडरल कंट्री। मतलब फेडरल का मतलब क्या है सर? ग्रुप ऑफ स्टेट से मिलकर बना है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टेट के बीच में ही मतभेद आ रहे हैं या दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि सर ये कोशिश कर रहा है, क्या करे, कि मेंटेन करने की, मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसके रिगार्डिंग फेडरेशन क्या है क्या नहीं है, मैं ऑलमोस्ट टाइम एंड अगेन मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बात की है। ठीक है, तो मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, अगेन ये ऑलमोस्ट सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर था जो हमने पढ़ा था, उसको मैं आज रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, इसीलिए कभी कभार क्या करते हैं, आपने देखा होगा पुराने जमाने में फेडरल कोर्ट अलग हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट अलग हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हमारे इस सुप्रीम कोर्ट का एक और नाम आज हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, इसको हम लोग फेडरल कोर्ट भी कह देते हैं, फेडरल कोर्ट्स भी कहते हैं। फेडरल कोर्ट सर कुछ डिफरेंट कोर्ट्स नहीं है, फेडरल कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर काम करता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट बोल देते हैं। हमने कई सारे नाम पढ़े हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, हायर मोस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, ये सबके नामों के अलावा फेडरल कोर्ट भी आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर।
इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, क्या फेडरल कोर्ट हाई कोर्ट एक फेडरल कोर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये सिर्फ क्या है सर, सिर्फ क्या है, ये खास चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मिली है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. दिस कैन हैपन cases under the original jurisdiction can only be tried in सुप्रीम कोर्ट. मतलब सर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक है, वो हाई कोर्ट के अंदर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी. आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. एग्जांपल के तौर पर अगर आपको यूनियन स्टेट और स्टेट का एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको पता है वर्ड डिस्प्यूट होते हैं, वर्ड डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वर्ड डिस्प्यूट है ना, कावेरी वर्ड डिस्प्यूट है ना, आपने पढ़ा होगा. फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग सर, पैसे वैसे के रिगार्डिंग सर, हमें पैसा नहीं मिल रहा, किसी ने बोलते स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हमें पैसा नहीं दे रहे, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन जो क्या कहते हैं आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें पैसा नहीं दे रही. सर वो सब मुद्दे कहां पर होंगे? वो यहीं पर आएंगे. ट्रीटी हो गई, कोई ना कोई अग्रीमेंट हो गया, साइन हुआ, जो यूनियन और स्टेट के बीच में साइन हुआ, लेकिन उसका किसी ना किसी ने उसे क्या कर दिया, ओवर पावर कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट कुछ काम कर दिया, तो वो केस कहां पर आएगा? वो केस यहां पर आएगा. बात समझ में आ गई? बहुत ही सारा आसान मामला है लेकिन जरूरी समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स इज आपका आर्टिकल नंबर 132. ये किसके रिगार्डिंग बात करती है? ये बात करती है सर आपकी एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन. किसके रिगार्डिंग बात करती है? एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन. अब एपीलिएट से क्या आप समझ पा रहे हो आप? अपीलेट अगर वर्ड को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें तो क्या बनता है? अपील बनता है. अपील से बना आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. तो समझ गए होंगे शायद आप लोग. देखो ये वो ज्यूरिसडिक्शन है जो कि बेसिकली क्या होती है, जो लोअर कोर्ट से अपील होके आ रही है. मतलब फॉर एग्जांपल मामला क्या है कि देखो आपको पता है कि इस तरह से ट्रायंगल आपका चलता है. ये सर आपके क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर कोई केस चालू हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहां पर क्या हुआ आपका, ये केस सॉल्व नहीं हो पाया. फिर मान लो कि दो इंसान है, एक आपका क्या आ गया, चोमू आ गया, काफी दिनों के बाद चोमू का इस्तेमाल किया गया. एक सर यहां पर क्या आ गया आपकी, चोमी जी आ गई. ठीक है. मान लो चोमू और चोमी के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी. ठीक है, कोई भी हुआ, ये दोनों के दोनों कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर इनका केस सॉल्व हो गया और मान लिया गया कि चोमू जो है पर क्या है सही है, चोमी क्या है गलत है. तो सर कोई इंसान है ना, ईगोइस्टिक थोड़े से आपको पता ही है, और इंसाफ भी सर यही चाहिए इंसान को. अगर चोमी को लगता है कि सर नहीं ये तो गलत हो गया, मुझसे चीटिंग होगी, तो क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑफ कोर्स गो टू द हायर कोर्ट. हाई कोर्ट में जा सकते हैं. अगर हाई कोर्ट में सर मान लो क्या हो गया कि यहां पर चेंज हो गया, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चोमू को अगेन सही बता दिया, चोमी को गलत बता दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चोमू को यहां पर गलत बता दिया, चोमी को यहां पर सही बता दिया. तो क्या होगा सर, ये वाला मुद्दा आगे भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि कहां पर आपका अपील के दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपील के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली कहा चला जाए, आपका सुप्रीम कोर्ट में चला जाए. दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी आउट देयर. बात समझ में आ रही है आपको? सर ये क्या हो रहा है, अपील का सिस्टम हो रहा है. तो याद रखना, केसेस बाय अपील, केसेस बाय अपील. अच्छा, अपील किसके ऊपर हो रही है? अपील ऑन जजमेंट ऑफ किसका? हाई कोर्ट की जजमेंट या फिर लोअर कोर्ट्स, है ना. लोअर कोर्ट्स हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी डायरेक्टली जा सकता है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली केसेस बहुत ज्यादा कम जाते हैं, लेकिन जा सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स देयर. ठीक है. यूजुअली हाई कोर्ट से जो केस आपके ऊपर जाते हैं सर, वो वाले ये अपील के थ्रू जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ये तो सर सिंपल सा मामला हो गया, कोई दिक्कत और परेशानी की बात तो ऐसे आ नहीं रही है. लेकिन इसमें एक चीज और समझने की कोशिश है, डबल एल आएगा यहाँ पे. ठीक है. एक चीज में और समझना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये जो मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटका पड़ा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस की बात नहीं है संभालना, इसमें क्या चाहिए, ज्यादा बड़ी बेंचेस की जरूरत है, ज्यादा मतलब प्रख्यात किस्म के जो लोग हैं उनके थॉट्स की जरूरत है. तो सर ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से यानी कि लोअर कोर्ट से पिक करके अपने आप इस मैटर को मतलब उठा सकता है, अपने आप को मैटर उठा सकता है कि भाई तुम रहने दो, ये वाले मुद्दे के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे. इसे बोलते हैं सर, इससे बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की ज्यूरिसडिक्शन का ही टाइप है, लेकिन सर ये आपकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही आती है. ये आती है सर आपकी स्पेशल लीव पिटीशन, इसे बोलते हैं एसएलपी. मतलब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, एक एसएलपी इशू करेगा जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, और उसके तहत क्या करेगा, आपका जो एक मिनट पहले लिख देता हूं पिटीशन. ठीक है, मैं लिख ही देता हूं. इसमें हो गया क्या सर, क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट कैन विड्रॉ एनी केस फ्रॉम, कहां से करेगा सर, आपके लोअर कोर्ट से करेगा. लोअर कोर्ट से करेगा, यानी कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. फॉर इट्स ओन कंसिडरेशन, कि वो खुद क्या कर सके, इसके ऊपर
कंसीडर कर सके, इस केस को संभाल सके। याद रखना ये तब होगा सिर्फ एसएलपी इशू करने के बाद, मतलब फॉर दैट इट हैज टू इंप्रूव दी एसएलपी। इसीलिए सर ये जो केस है ना सर, ये बहुत बड़ी पावर से आपको लग रही होगी कि सर किसी छीन के, हाई कोर्ट से केस छीन के आप खुद यहाँ पर हैंडल करने लगे, मतलब स्टेट अफेयर्स उठा के आपने सेंट्रल अफेयर्स को बना दिया। इसीलिए सर इसको बोलते हैं एसएलपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। इसे बोलते हैं पावर ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। मतलब सर क्या बहुत बड़ी पावर है। तो ऐसे पूछ रहा है कि which of the following refers to the power of widest amplitude, तो सर वहां पर ऑप्शन होगा एसएलपी। उसके बाद बिंदास टिक मार के आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही सा हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गई बात आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स इज, थोड़ा जंप ले रहे हैं सर, जंप लेकर हमारे डायरेक्टली कौन सी वाली पे, दैट इज वी आर कमिंग ऑन टू द रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। कौन सी जुरिसडिक्शन? रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। सर वर्ड समझो, फिर से समझो वर्ड से यहां पर क्या समझ पा रहे हो आप लोग, एक मिनट। जुरिसडिक्शन क्या हो रहा है सर? रिवाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स वगैरह ले लिए सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रिवीजन का मतलब क्या है, जो पहले पढ़ा था उसे फिर से पढ़ा जा रहा है। रिवीजन जब करते हो ना, 3-4 बार करते हो, तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था नोट्स के अंदर, उठा के कॉपी पेस्ट करते उस टाइम पर, लेकिन जब आप रिवाइज करते हो आपको पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मैंने गलत लिख गया था, या इस जो मैंने पॉइंट लिखा था इसकी कोई नीड नहीं थी, या फिर ये वाला जो पॉइंट है या एक्स्ट्रा पॉइंट है, व्हाटएवर स्टफ इज, ऐसे करके आप बोल सकते हो। सर रिवाइजरी जुरिसडिक्शन में भी क्या होता है कि सर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सर, वो अपनी पुरानी जजमेंट को पिक करता है और सर उसके ऊपर क्या करता है, कमेंट करता है। मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज यानी कि सर उसको वापस चेंज कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसको मतलब उसको उसकी जगह दोबारा से जजमेंट दे सकता है, जो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ऑफ इट्स ओन जजमेंट। जो कि मान लो पहले उसने जजमेंट दी थी सर, उससे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बाय पिकिंग अप इट्स ओन जजमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट। एग्जांपल के तौर पे सर इतना क्लासिक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया भी है, मतलब बहुत डिटेल में या ठीक ठाक डिटेल में कराया आपको मैंने, दैट इज केशव नंदा भारती केस। अगर आपको याद आ रहा हो, केशव नंदा भारती केस वर्सेस आपका गोलकनाथ केस आता है। एक्चुअली वर्सेस नहीं होना चाहिए, केशव नंदा भारती केस एंड आपका गोलकनाथ केस। आपको पता है गोलकनाथ केस में जो बोला गया था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया था केशव नंदा भारती केस के अंदर। सर ये क्या आपका एक तरह का क्लासिक एग्जांपल है ऑफ रिवाइजरी जुरिसडिक्शन जो कि आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक लास्ट जुरिसडिक्शन आपकी और पड़ी है, उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सर नाम से फिर समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या लिखने वाला हूं। सर ये क्या है? सर ये एडवाइस किया जा रहा है। किसको एडवाइस करेगा? आप खुद सोच के देखो, तुक्का मारो। सुप्रीम कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस दे देगा? किसको एडवाइस दे देगा सर? कोई टॉप लेवल का इंसान होगा जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेगा, या सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देगा। अभी यूजुअली कौन होगा सर? यूजुअली कौन होगा? देखो अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी, ये हो गया ना आपका। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, मोटे तौर पर देखोगे कि यूनियन जुडिशरी किसी को एडवाइस कर रही है सर, वो यूनियन जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही किसका है? पूरी की पूरी जुडिशरी का हेड है सर, ये अपनी आपको एडवाइस तो करेगा नहीं, तो किसको एडवाइस करेगा? या तो एग्जीक्यूटिव का करेगा या तो लेजिस्लेचर को करेगा। अब यहां पर याद रखना आपको क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव में भी हायर मोस्ट एग्जीक्यूटिव को एडवाइस कर सकता है, और इनफैक्ट वो जो इंसान है हायर मोस्ट एग्जीक्यूटिव विच इज द प्रेसिडेंट, दे कैन ऑल्सो आस्क द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन सर्टन मैटर्स। और किसके अंडर किया जाएगा? वो आपका किया जाएगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं जरा। एक मिनट कहां गया? ओके, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आई थिंक हाँ ये हो गया। मतलब क्या सर? प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सीक कर सकते हैं एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और ये एडवाइस किसके लिए? ये प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस नहीं है, ये प्रेसिडेंट के लिए, शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, ये प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस नहीं है, ये एडवाइस किसके लिए? एक गवर्नमेंट के लिए एडवाइस है, कोई पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो आपको पता है फॉर्म लॉज आए थे, आई थिंक लास्ट ईयर रिपील किए गए थे फॉर्म लॉज, है ना। तो फॉर्म लॉज वगैरह आए थे, तो हो क्या रहा था, उससे पहले जब स्टार्टिंग में फॉर्म लॉज आए थे सर, काफी रोष चल रहा था सर, गवर्नमेंट लगी हुई है कि नहीं हम तो फॉर्म लॉज पास करके रहेंगे। और सर क्या है आपकी जो देश की सर जो मतलब जो माहौल है सर, वो क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, बिकॉज बहुत सारे क्या थे, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनका कहना है कि सर ये क्या है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा था, ये टसल के बीच में सर कोई भी यहाँ पर हटने को तैयार नहीं था, ना लोग झुकने के लिए तैयार थे, ना ही मतलब क्या आपके ना कॉमन मैन झुक रहा था, ना ही आपका गवर्नमेंट झुक रही थी। इसके केस में क्या हुआ सर, अपने प्रेसिडेंट ने देखा कि यार ये माहौल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है,
और सर इस माहौल को बचाने के लिए, बिकॉज वो क्या आपके एग्जीक्यूटिव के हेड है, तो ये कैन ऑफ कोर्स इंटरफेयर, राइट। तो इंटरफेयर करके उन्होंने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भैया इंटरवीन करो यार, कुछ मामला सुलझाओ वगैरह। तो इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि देखो फिलहाल क्या है, इसके फार्म लॉस के ऊपर क्या लगाओ, स्टे ऑर्डर लगाओ। क्या लगाओ, स्टे ऑर्डर लगाओ कि अभी इसको एप्लीकेबल ना कराओ। पहली बात तो ये, स्टे ऑर्डर लगा दो, ठीक है। रिकमेंडेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट माने या ना माने वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मानना ही पड़ता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जैसा चीज है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो क्या कि स्टे ऑर्डर लगाओ, और प्लस क्या बोला इन्हें, एक कमेटी फॉर्म करो, जिस कमेटी के अंदर क्या होगा, वो कमेटी क्या करेगी, इनकी जो जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है सर उन्हें क्या करेगी, प्रॉपर जैसे समझेगी और फिर उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। फिर आप इस लॉस को एक्टिवेट कर देना। फिर कमेटी बनाई गई और फिर प्यार से कई सारी मीटिंग वगैरह भी हुई, बहुत सारे राउंड की मीटिंग वगैरह भी हुई, एंड देन यू हैव सीन द सिनेरियो ऑल टुगेदर। बाद में अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि पूरे जनहित में फिलहाल के लिए जो जारी है वो ये क्या है कि दैट इज फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया अल्टीमेटली, ठीक है। वो उसी तरह से हो पाया। तो सर ऐसे मैटर्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट कैन डेफिनेटली एडवाइस टू द गवर्नमेंट, लेकिन वो अपने एडवाइस नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है, याद रखना, ओके। एक और चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज कौन, अगेन कोई एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाले को कैसे कोई बोल देगा कि यार तुम्हें ये काम करके ही दो। तो ये क्या है, ये प्रेसिडेंशियल रेफर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे माने या ना माने सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट लाइक ही इज नॉट बाउंडेड बाय इट, उसे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि एडवाइस देने की जरूरत है तो देगा, नहीं देने की जरूरत, उनको नहीं फील हो रहा तो नहीं देगा। दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज ये क्या है आपके, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी सर ये क्या आपके दो अलग अलग ही क्या होगी, फील्ड हो गई सर। एक हेड दूसरे हेड को ऐसे मजबूर नहीं कर सकता ऐसा करने के लिए, ठीक है। सो फार करीबन 15 से लेकर 16 टाइप्स तक ये आपकी दी हुई है एडवाइजर मतलब जो है आपकी जारी की जा चुकी है। एग्जाम्पल तौर पर अगर आपको बताऊं तो 2G स्पेक्ट्रम जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लाइसेंसिंग वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट हुए थे सर, उस टाइम पर आपकी फॉर्म हुई थी। फिलहाल के लिए 5G वाले के टाइम पर जितना मैं याद कर पा रहा हूं अब तक तो नहीं हुई, बट लेट्स सी क्या आपकी होती है। राम जन्मभूमि का जो केस है, आपको पता है राम जन्मभूमि वाला जो केस है सर, वो बहुत लंबा चला था, है ना। जन्मभूमि है ना, हाँ, राम जन्मभूमि का जो केस है सर वो भी बहुत लंबा चला था सर, उस टाइम भी आपकी वाली यूज की गई थी। एक था बेरोबरी यूनियन वाला केस। बेरोबरी यूनियन सर, ये बाबरी मस्जिद वाला केस नहीं बोल रहा हूँ, ये बेरोबरी यूनियन सर वो बांग्लादेश वाला जो केस था सर, वो जो आपका 1960 के आसपास आपका केस हुआ था, जो बेरोबरी वो जो पुलिस चौकी की तरह आएगी, पाकिस्तान के एरिया में जाएगी, यानी कि बांग्लादेश के एरिया में जाएगी, अपने देश में आएगी, ऐसा करके जो था सीनारियो, ठीक है। तो वो वाले भी आपको देखने को मिल जा रहा था। इनफैक्ट जो JNK का रीसेटलमेंट एक्ट था, ठीक है, JNK रीसेटलमेंट जो आपका एक्ट था सर, उसके दौरान भी आपकी ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आपकी की गई थी। 1982 का आपका जो आया था एक्ट, इसके दौरान भी आपकी की गई थी। देन आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान भी केरला एजुकेशन बिल के रिगार्डिंग भी कई बार की जा चुकी है। 15 से 16 अभी तक यहाँ पे ये की जा चुकी है, ऐसा करके आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस आपका सुप्रीम कोर्ट तक पूरा का पूरा समाप्त। अब सीधा सीधा स्विच ऑन करते हैं हम लोग किसके ऊपर, दैट इज वी गोना स्विच ओवर टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट सर, आर्टिकल नंबर कौन सा है सर, आपको अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बताया भी था कि क्या ट्रिक है, सिंपल से काम करना है। जो आपने 1 to 4 किया, अब क्या कर दो उसको 214 कर दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल इज 214 हाई कोर्ट का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। 214 के अंदर बोला क्या होगा आपको पता है, सबसे पहला आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सर यहाँ पर आपका होना चाहिए, एंड ये देयर शैल बी हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, फॉर ईच स्टेट, फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट का हाई कोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना, हर स्टेट का हाई कोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर स्टेट में उनका सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए। मैंने बोला हर स्टेट के पास हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ना कि हर स्टेट के पास सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए, उसका अपना अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला। समझना जरा, सब ये समझ लेना, बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा, बस ये फिलहाल याद रख लो, ठीक है। अच्छा भैया, कौन कौन होंगे सर इनके अंदर, कौन कौन यहां पर बैठेंगे, हाई कोर्ट तो बना दिया आपने, एक तो मैं पता है कौन, एक होगा चीफ जस्टिस जो यहां पर बैठेगा, है ना। इसके अलावा कौन कौन बैठेंगे, तो देखो ये क्या होता है सर, देख कंप्राइजेस ऑफ CG यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CG यहां पर बैठेंगे। एंड सर यहां पर कोई ना नंबर ऑफ जजेस ना फिक्स नहीं है, सच नंबर ऑफ जजेस, जितने जजेस की रिक्वायरमेंट महसूस होगी उतने यहां पर कर देंगे। मतलब कोई ऐसा 33-34 वाला सिस्टम यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। सर्च नंबर ऑफ जजेस एज डिसाइडेड बाय
द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जैसा लगेगा वो यहां पर उतने लोग इनको साथ में प्रोवाइड कर देंगे, और ये नंबर टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, कोई ऐसा धक्का नहीं है कि एक बार बना दिए उतने बनाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। ऑलराइट, चलो भैया भैया लोग तो आ गए, अपॉइंटमेंट कैसे करवाएं इनकी, अपॉइंटमेंट कैसे करवाएं इनकी, तो बिल्कुल यार कैसे कराएंगे। अपॉइंटमेंट के लिए करना पड़ेगा भैया, एवरी जज, कोई भी इंसान आपका आ गया, कोई भी जज यहां पर आपका आ गया, एवरी जज अपॉइंट कौन करेगा इनको, किसी भी जज को अपॉइंट कौन करेगा, एनी गेसेस, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। बस ना साथ साथ में रिलेट करते रहना जो हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के टाइम पर, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, 2-3 जगह पर डिफरेंस आएगा बस। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट क्या अपने आप कर लेंगे क्या, ना भैया, बिल्कुल अपने आप सर प्रेसिडेंट से कुछ भी ना हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के हेड है सर, वो जुडिशरी के अंदर सर वो दखलंदाजी ऐसे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा सर, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। किसी का कंसल्टेशन लेंगे सर, बनाएंगे क्या, विद एक कोलिजियम बनाई जाएगी। कोलिजियम कौन सी होगी सर, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो हमारी पहले बनी थी उसके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को आधा कर देंगे, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के अंदर मेंबर क्या हो गए, कम हो गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कितने थे आपके, पहले 4 मेंबर थे, अब कितने हो गए आपके, 2 मेंबर हो गए, बस 2 मेंबर पिक कर लिए। अब ये 2 मेंबर कौन होंगे, यूजुअली कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपके आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अच्छा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो एक हो गया, दूसरा कौन होगा आपका यहाँ पर, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, 2 मेंबर देखने को मिलेंगे, एक सीजीआई और एक आपके चीफ सीनियर मोस्ट मेंबर जो भी आपके होंगे वो यहाँ पर आपके बैठ जाएंगे, ये आपके आगे। इसके अलावा कोई और भी होगा, बिल्कुल होगा, इस सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में एक होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बिकॉज ये मुद्दा हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अभी तक उस केस में देखा नहीं था, इसलिए याद रखना यहां पर एक इंसान और आ रहा है, उस इंसान का नाम कौन है, उस इंसान का नाम है आपका गवर्नर भाई साहब, क्योंकि सर स्टेट का मुद्दा आ गया, स्टेट के मुद्दे में आपको गवर्नर को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ मतलब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट आपके गवर्नर देखने को मिल जाते हैं। तो भैया अपॉइंटमेंट या तो गवर्नर से करवा रहे थे, लेकिन हमने किससे करवाई, हमने कराई प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट करवाई, तो भैया एटलीस्ट गवर्नर को बीच में तो लाना पड़ेगा, तो जो गवर्नर यहां पर आपके पिक्चर में आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया मामला, जहां जहां भी चेंजेस आते रहेंगे उसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। चलो सर भैया बंदे तो आपने इकट्ठे कर लिए, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या, कि भैया सर एक बात बताओ कि क्वालिफिकेशन क्या थी इनकी, आप इकट्ठे बंदे लेकर आ गए, ये बंदों की क्वालिफिकेशन क्या है जरा बता दो एक बार, तो बिल्कुल सर बताएंगे आपको। क्वालिफिकेशन सर क्या है आपकी, सबसे पहली बात तो क्या है सर, हमारे देश के नागरिक होने जरूरी हैं, नागरिक होने जरूरी हैं, आप नेचुरल सिटीजन हो या फिर बाय बर्थ हो चलेगा, जैसा मर्जी करके आपके होने चाहिए, ऑलराइट। देन एटलीस्ट अच्छा इसके अंदर भी कोई एज का सिस्टम नहीं है, मैं लिख नहीं रहा पॉइंट, समझ लेना, मिनिमम एज का सिस्टम यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो सर आपको चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के सर हम ऐसे कैसे आपको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठा दें, सर कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, बिल्कुल। एक्सपीरियंस मांगा सर यहाँ पर आपके 10 साल का, पहले क्या लिखा था आपका 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट जज, यहां पर क्या बोला 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज whom, एज जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कितना मामला आसान है यार, कितना मामला आसान है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी तो उससे जस्ट नीचे वाला कौन था आपका, दैट इज हाई कोर्ट था, और क्योंकि हाई कोर्ट सर फिर भी काफी बड़ा कोर्ट है, इसीलिए क्या बोला कि वहां पर अगर आप 5 साल के लिए काम कर रहे हो तो हमारा काम बन जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर कंपेरेटिवली क्या हो गया, छोटा कोर्ट हो गया, इसलिए सर यहां पर क्या बोला कि भैया काम 5 साल से नहीं बनेगा, 10 साल आपको देने पड़ेंगे, ऑल राइट। क्या इसके अलावा भी कंडीशन बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 10 साल ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर से 10 साल आ गया, द 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एडवोकेट भाई साहब, अगर आप एडवोकेट हो किसके अंदर, एडवोकेट इन यहां पर बहुत लोग झोल कर जाते हैं। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के केस में, यहां पर भी क्या था हाई कोर्ट था, यहां पर भी क्या था हाई कोर्ट था, लेकिन यहां पर याद रखेंगे जज ऑफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, लेकिन जो एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका हाई कोर्ट का होना चाहिए। अगर आप हाई कोर्ट में जज रह चुके हो 10 साल तक तो भी अप्लाई कर सकते हो। दिमाग की घंटी बजी या नहीं बजी, मैं आपकी घंटी बजवाता हूं। अगर आप देखो 10 साल का एक्सपीरियंस वाली जो लाइन थी ना, सेम टू सेम लाइन आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम पर भी आपकी मेंशन की हुई थी, तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आप याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जज में भी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वाला अप्लाई कर सकता है, और यहां पर भी आप 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वाला अप्लाई कर सकता है जिसके पास एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है, ये वाला करके। क्या इसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है, नहीं, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती, यानी कि कोई और आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक था किसके, टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप आपको बात में समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं सर,
लगाने की बात तो कर दी जा चुकी है, अगर हटाने का प्रोविजन के बारे में बता दें तो सर सोने पे सुहागा हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो सर उससे पहले एक चीज देख लो कि अगर इन्हें देखो, इनकी रिटायरिंग एज क्या होती है, मतलब टेन्योर कह लो या एज कह लो, मैक्सिमम एज कह लो, मैक्सिमम एज। सर मैक्सिमम एज इनकी होती है सर, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 62 ईयर, 65 ईयर्स नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ब्रैकेट में यहां पर 65 लिखना और इसको ऐसे काट देना नोट्स जब बनाओगे, क्योंकि फिर भूल जाओगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और बता दूं आपको, ये 62 साल भी सर ऐसा नहीं शुरू से 62 साल ही है, पहले एक जमाने में 60 हुआ करती थी, लेकिन 15th अमेंडमेंट हुई 1963 के अंदर, वहां पर जाकर चेंज करके 62 ईयर्स कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखना, कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये तो सर हो गया 62 ईयर्स तक, मतलब बंदा बैठ सकता है यहाँ पर, सर्व कर सकता है। अगर इससे पहले करना हो, हटाना हो, तो क्या रेजिग्नेशन वाला सिस्टम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसको दोगे रिजाइन, किसको करोगे रिजाइन? भैया प्रेसिडेंट को यहां पर क्या कर दोगे, रिजाइन कर दोगे, एंड दैट विल सर्व योर पर्पस। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, अगर रिजिग्नेशन ना करना हो और हमें क्या करना हो, हमें हटाना हो, हमें इन्हें हटाना हो, ये खुद ना हटे, हम इन्हें हटाएं, तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो आपका आर्टिकल नंबर 217 यानी कि 217 के अंदर आपका मेंशन किया गया है, 217 218 तो भी बोल दो, इसके अंदर आपको मेंशन किया गया है। इनका प्रोसीजर हम मेहनत कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्या क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ग्राउंड्स भी सेम, सब कुछ सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिमूवल को अपन इंपीचमेंट नहीं बोलेंगे, बस याद रख लेना, ठीक है। अच्छा सर एक बात और बता दो, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, इतनी मेहनत कर रहे हैं सर तो बता लो कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी इस बार भी आपको निराशा मिलेगी, बिकॉज कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, किसी को इंपीच तो नहीं किया गया, पर हाँ एक बार इसके रिगार्डिंग प्रोविजन, एक नहीं 2 बार इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली स्टार्ट किया गया था प्रोविजन, लेकिन वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सर एक थी आपकी सुमित्रा सेन, ये देवी जी के बारे में सर किया गया था, सुमित्रा सेन जी है ना, तो महिला कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट की ये क्या थी आपकी हेड थी, कलकत्ता हाईकोर्ट की यहाँ पर क्या थी, जज थी आपकी, इनके खिलाफ ही शुरू किया गया था, लेकिन सर कभी पास नहीं कर पाया, फेल हो गया। ऐसे ही सर आपको पता है कि एक और से मुझे नाम मतलब डेट उनकी याद नहीं आ रही, उनका था सर आपका जस्टिस शुक्ला भाई साहब जी, जैसे शुक्ला जी के बारे में सर ये शुरू किया गया था, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्या थे, जज थे, और इनके खिलाफ क्या थी आपकी रिकमेंडेशन जो थी ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था, क्योंकि सीजीआई ने रिकमेंड किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन सर ये भी क्या हो गया आपका, फेल हो गया, और ये आपका नहीं हो पाया, ऐसे करके, ठीक है। मतलब नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार, ऐसे करके किसी का इंपीचमेंट या रिमूवल ऐसा टाइप का कुछ नहीं हुआ, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, ये फिर कैसे भूल जाऊंगा वरना, ओके। हाँ जी भैया ये सब तो बता दिया आपने, सर ओथ के बारे में कमेंट नहीं किया हो तुम, चलो थोड़ा सा ओथ के बारे में कमेंट करके बता दो फटाफट से। तो भैया ओथ कौन दिलाता है? देखो यहाँ पर हल्का सा मामला हो जाएगा चेंज, लेकिन काम करते हैं ओथ और इसके रिगार्डिंग अगले विषय बात कर लेते हैं, क्यों इतनी भीड़ करनी, सैलरी भी तो रह गई है ना। चलो ओथ के रिगार्डिंग जरा बात कर लेते हैं। सर ओथ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ओथ कौन दिलाएगा? पहले वाले केस के अंदर कौन था आपका? प्रेसिडेंट भाई साहब दिलाते थे, लेकिन ये किसका मुद्दा है? स्टेट का मुद्दा है। ओथ यानी कि आर्टिकल नंबर 219 के अंदर आपका मेंशन किया गया है कि ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय नन अदर देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट का मुद्दा है यार, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एडमिनिस्टर कौन करेंगे? ओथ कौन दिलाएंगे? गवर्नर भाई साहब करेंगे, या फिर ओथ दिलाएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एक बात आप बता दो सर, सैलरी के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन आपका मेंशन किया गया है? तो ये सैलरी जो है ना, ये डिसाइड कौन करेगा? डिबेट डिस्कशन के बाद डिसाइडेड बाय नन अदर देन द पार्लियामेंट ही करेगी सर इनकी सैलरी को डिसाइड, परंतु चार्ज कहां पर होगी? पैसा निकाला कहां से जाएगा? बट चार्ज्ड अपॉन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मतलब मुझे ये पता ही नहीं लग रहा कि कौन स्टेट में है और कौन सेंट्रल लेवल पे है, क्योंकि सर ये हाई कोर्ट के जज की रिगार्डिंग बात हो रही है। हाई कोर्ट क्या होता है? स्टेट का हेड होता है, स्टेट का जुडिशरी को हेड हुआ ना, स्टेट की जुडिशरी को हेड कर रहा है, यानी कि सर चार्ज अपॉन CFI क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, चार्ज अपॉन CFS।
अब सर ये कौन सी बला आ गई? जिस तरह से आपका CFI था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि सर पूरे देश का जो पैसा है जहां पे रखा है वो उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वैसे ही सर क्या आपका CFS यानी कि एक पूरे स्टेट का पैसा जहां पर रखा होता है उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहां से आपकी जाती है। ठीक है, देखो वैसे आपसे पूछेगा नहीं, पर अगर आपसे पूछ थोड़ा सा टॉप लेवल के एग्जाम की अगर तैयारी करने लग गए, वहां पर पूछ सकता है क्या, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं कि इनकी सैलरी कहां पर मिल रही है, इनको CFS से चार्ज हो रही है। परंतु अगर पेंशन के रिगार्डिंग बात करेंगे ना, पेंशन के रिगार्डिंग बात करेंगे सर, पेंशन आपकी चार्ज होती है, वो होती है आपकी CFI से। पेंशन जो मिलेगी इनको CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी। ये आप साइड में लिखना चाहते हो लिख दो, वरना छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। और जो पेंशन होती है वो कितनी होती है, 50% जो भी आपने सैलरी लास्ट आपकी विड्रॉ हुई थी, रिटायर होने से पहले जो आपकी सैलरी थी, उसकी 50% सैलरी आपको एज ए पेंशन मिलेगी। ये आपका प्रोविजन मेंशन किया जाता है। ऑलराइट, समझ में आ गई कहानी? चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते सर एक मुद्दा और देख लेते हैं, फिर हम लोग सीधा और चीजों पे आ जाएंगे। अगर मान लो कोई जज का ट्रांसफर करना हो, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, मतलब मान लो ऐसा लग रहा है क्या, अगर देखो आप जजेस, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो क्या है, एक जगह पर ही है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस तो क्या है, हर स्टेट में फैले हुए हैं। इसका मतलब क्या, मान लो यूपी से कोई इसी इंसान को उठाकर जम्मू के अंदर ट्रांसफर करना है एज अ हाई कोर्ट जज, या फिर पंजाब के अंदर ट्रांसफर करना है, तो क्या करा जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा सर उसका, वो भी आपका ये आर्टिकल नंबर 222 यानी कि 222 में मेंशन किया गया। इसका आर्टिकल नंबर नहीं पूछते, तो आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो। ये ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कैसे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो भैया ये जो है ना ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है, ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसे एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट को सर इसके बारे में भनक होनी चाहिए, प्रेसिडेंट इसको अलाउ करेंगे, तभी यहां पर ट्रांसफर हो पाएगा फ्रॉम बाय प्रेसिडेंट, ट्रांसफर हो पाएगा फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू दी अदर हाई कोर्ट, मतलब एक से दूसरे की ओर जहां पर जा रहे हैं, हाई कोर्ट के ऊपर जबकि जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या प्रेसिडेंट जिसको एडमिनिस्टर तो करेंगे, लेकिन क्या ये पर्सन अकेले अपने आप कर लेंगे, नहीं कर सकते ना अकेले, आपको समझ में आ ही रहा होगा, अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये अगेन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैटर अलग अलग है दोनों। तो किसकी सर करेंगे, इन कंसल्टेशन बाय प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन हो, कंसल्टेशन इन कंसल्टेशन विद कौन भाई साहब यहां पर आएंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सर ये इससे मदद ली जाएगी, प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, देखो बॉडी कौन कौन है, पहली बात तो जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट भाई साहब एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव हेड है, तो हमें कोई ना कोई जुडिशियल हेड भी चाहिए, जुडिशियल हेड चाहिए, इसलिए हमें क्या लिखे गए, CJI भी लेकर आगे। अब आपने बोला क्या सर, यूपी से आपको पंजाब में भेजना है, एक इंसान को भेजना है, ट्रांसफर करना है जजेस का, तो सर यूपी वाले का एक CJ भी होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस होंगे, यूपी के जो हाईकोर्ट होगा सर वहां के चीफ जस्टिस होंगे। वैसे पंजाब के हाईकोर्ट के भी क्या होंगे, आपके चीफ जस्टिस होंगे। इनको भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि इनके यहां से एक जज को उठाकर यहां पर भेजा जा रहा है, या फिर एक जज को यहां से उठाकर यहां भेजा जा रहा है। सर ये जजेस का जिनका ट्रांसफर हो रहा है, इनको हेड कौन कर रहे हैं, वहां के उस स्टेट के जज, उस स्टेट के चीफ जस्टिस। तो सर वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे, देन इट कैन बी पॉसिबल। तो देखना 4 मेंबर यहां पर, 4 लोग यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर जाकर क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। ओके चलो, अब सर आते हमारे जो हमने आज टॉपिक पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो मुझे लगता नहीं आपको ज्यूरिसडिक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, बाकी तो कुछ खास हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। देखो यहां पर आपको ना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टेट का मैटर ही होगा। ठीक है, और प्लस आपकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी आपको, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर आपको एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आपको ज्यादातर देखने को मिल जाती है। ओरिजिनल इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, बट एपेलेट आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम केस आपके यहां से निकल कर आते हैं। परंतु एक सर आपकी और ज्यूरिसडिक्शन है जो कि मैंने आपको वहां पर नहीं पढ़ाई थी, जो कि यहां पर आपको देखने की जरूरत है, जिसका बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब सर रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या मतलब क्या होता है सर, ये वो ज्यूरिसडिक्शन है, ये वो मुद्दे हैं जो कि कब लेकर आ जाएंगे, जब क्या करता है, जिसके टाइम पर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिट्स इशू करते हैं। रिट्स वाला जब मुद्दा था हमने पढ़ा था कि जब रिट इशू करने की जब बात होती है, तो रिट सर आपकी 2 जगह इशू की जाती है। फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन जब भी होती है तो उसके खिलाफ रिट इशू की जाती है, 2 तरह से इशू की जाती है। एक होती है आपकी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, जिसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कब बोल दिया मैंने, हाँ ये बोलता ना, हाँ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला था आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर क्या करता है सर, इस आर्टिकल के तहत क्या करता है, आपके सुप्रीम कोर्ट जो है सर उसको रिट इशू करने की पावर है। ठीक है,
सबसे ज्यादा ये आपको देखने को ये आपको देखने को ये आपको सबसे ज्यादा याद रहती है। लेकिन एक पावर और है जो कि आपकी 226 आर्टिकल के अंदर आपकी आती है, ये है आपकी रिट ज्यूरिसडिक्शन, जिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये सर आपकी क्या हाई कोर्ट की पावर है जहां पे हाई कोर्ट क्या करता है, रिट इश्यू कर सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा एग्जाम था मुझे याद नहीं आ रहा, या तो हिमाचल एसआई था, सॉरी हरियाणा एसआई था, या फिर आपका ये वाला एसआई था, पंजाब एसआई था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑलराइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको गांठ बांध के समझ लेना है वो क्या है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 226 के अंदर जो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, एक मिनट, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम रेंज की रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं तो मैंने आपको हर जगह क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। परंतु अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन के मामले में जैसे ही आएगा तो पासा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और पलट ऐसे जाएगा कि क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कम हो जाएगी इन मैटर्स ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन की पैसेज के अंदर, और हाई कोर्ट की क्या है, आपकी स्कोप क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो गया, ये तो कुछ झोल नजर आ रहा है। झोल नहीं है, झोल नहीं है मेरे भाई, झोल नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट सुप्रीम कोर्ट। क्यों सर वाइडर क्यों है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर वो जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के टाइम पर ही इशू की जाती है। इन केस ऑफ, सॉरी, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के टाइम पर ही खाली ये रिट ज्यूरिसडिक्शन इशू कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट तभी इशू करेगा जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगी। वेयरएज इस केस में ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर होंगे तो इशू कर ही देगा। परंतु इसके अलावा अगर लीगल राइट्स की वायलेशन भी हो गई तो सर इसके टाइम पर भी ये इशू कर सकता है, इस रिट को इशू कर सकता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट आप तो अच्छे से जानते ही हो। लीगल राइट का मतलब क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, आरटीआई इज अ लीगल राइट, राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ लीगल राइट। ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके लीगल राइट। अगर इसमें कोई ना कोई, वोटिंग का अधिकार भी आपका लीगल राइट है। मतलब कि अगर आपको, मैंने बोल दिया था शायद, तो इसके अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो उसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट आपको मतलब वो चीज मिले, इसके लिए रिट वगैरह इशू कर सकता है। तो समझ में आ गई। यानी कि ये तो हो गया फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई और पर्पस हो गया, लीगल राइट्स हो गया, फिर कोई और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हो, उसके खिलाफ भी आपका इशू कर सकता है। दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी आउट देयर। बात समझ में आ गई। बाकी सब कुछ मामला सेम है। एसएलपी और एसएलपी वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, रिवाइजल वाला सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सीधे सीधे आप मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। ठीक है ना। एक सर आपका आता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, कि जो हाई कोर्ट है जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो मतलब सॉरी मैंने बताया था क्योंकि हर स्टेट में हाई कोर्ट हो ऐसा जरूरी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हर स्टेट के पास हाई कोर्ट होना है ये जरूरी है, लेकिन हर स्टेट का एक स्पेसिफिक एक सेपरेट हाई कोर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो याद रखना कि क्या है आपकी एक स्टेट का मतलब ये आपका आर्टिकल नंबर 230 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। मतलब क्या है कि दो स्टेट्स का क्या हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो स्टेट्स और यूटीज का कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूटीज के पास, क्योंकि यूटीज के पास आपका क्या होता है कि हाई कोर्ट वगैरह मतलब यूटी काफी सारे छोटे होते हैं, तो यूटीज को क्या कर सकते हैं, मतलब यूटीज के हाई कोर्ट को, एक मिनट जब मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक सेकेंड। मतलब क्या कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो, अब ऐसे समझते हैं है ना, जरा हिंदी होगी। पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड भी हटा भी सकती है और एक्सटेंड भी कर सकती है। किसको, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एंड फ्रॉम, किससे, एक यूटी से। तो मतलब क्या है, क्योंकि यूटी सर बहुत ज्यादा छोटी है खुद में, है ना, बहुत छोटी है, तो हर जगह सेपरेट कुछ मामला करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है इसकी ज्यूरिसडिक्शन को एप्लीकेबल कर सकती है कोई ना कोई एक यूटी के ऊपर, या फिर वहां से अगर कोई सेपरेटली दिया भी हुआ है वहां से छीन भी सकती है। ऐसा करके भी यहाँ पर प्रोविजन काम हो सकता है। एग्जाम्पल समझाओ, बात खत्म करो। एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार जो आपका आता है, मैंने क्या बताया, हर इलाके के पास एक हाईकोर्ट होना जरूरी है। तो अंडमान निकोबार के पास कोई सेपरेट हाईकोर्ट नहीं है। ये जो हाईकोर्ट का जो मैटर है, इसका अगर कोई भी केस वगैरह होता है
वो डायरेक्टली कहां पर मेजर किया जाता है, कहां पर लिया जाता है, यहाँ पर आपका कलकत्ता हाईकोर्ट में आपका इसको पिक किया जाता है। एंड बाय द वे कलकत्ता हाईकोर्ट इज आल्सो द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट, ये भी आपको शायद पता होना चाहिए, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, इज आल्सो द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल सर आपका पौंडीचेरी सर जो आपका है, ये इस जो आपका पिक करता है, ये आपका मद्रास हाईकोर्ट इसके मैटर्स को पिक करता है, यानी कि इसकी जो मद्रास हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन इस पौंडीचेरी के ऊपर भी क्या होती है, आपकी अप्लाई होती है। देन अगर टॉक अबाउट लक्षद्वीप को अगर बताऊं तो लक्षद्वीप के अंदर जो आपकी होती है, ये आप केरला हाईकोर्ट, केरला की साइड में आएगा केरला हाईकोर्ट, है ना, सिंपल सा रखना। देन सर आपको बात करें दमन एंड दीव प्लस दादर एंड नगर हवेली, ये सब का सब जो आपकी है, इसके अंदर आपकी जो आएगी, ये आपकी बॉम्बे हाईकोर्ट विल सुपरवाइज ऑन दिस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन फॉर दीज टू कंट्रीज आउट देयर एज वेल। बात समझ में आ गई, चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, सॉरी फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था 231 आर्टिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या बोल रहे हैं सर, पार्लियामेंट can establish what? Common high court for two or more states। यानी कि क्या बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि भैया अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का, अच्छा स्टेट्स के अंदर आपके यूटीज भी आगे बीच में, यूटीज का एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है, सबके पास है लेकिन कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है। ये जो आपको देखने को मिला, ये जो आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के दौरान ये आपका आया था, ये सबके सब अमेंडमेंट आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, ओके। एग्जांपल दो सर, तब बात बनेगी। फॉर एग्जांपल गुवाहाटी हाईकोर्ट, सर ये मैं इसमें इमेज ऐड करना भूल गया, मुझे याद है सर, मैं भी मंथ ऑफ मार्च के अंदर मैं गुवाहाटी जाने का मुझे मौका मिला, तो उस टाइम आपका एग्जाम जस्ट आपका जेके बेसिक एग्जाम के पहले की बात है, तो मैं भी सर जेके बेसिक एग्जाम के लिए पढ़ा चुका था काफी, है ना, किसी और जगह पढ़ा रहा था मैं, तो सर वहां पर पढ़ाने के बाद जब मैं काफी रिलैक्स सा मिल गया था, तो आई वेंट ऑन अ प्लेस ऑल टुगेदर कुछ दोस्तों के साथ, ठीक है, कुछ काम भी था तो वहां से चले गए, एंड देन आई ट्रैवल्ड अराउंड गुवाहाटी एंड लिटिल बिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आल्सो, मेघालय एंड ऑल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सर एक स्नैप लिया था गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाहर, लोक अदालत भी है ना कॉन्सेप्ट, मैंने पहली बार लोक अदालत लिटरली देखी, बिकॉज जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर लोक अदालत का सिस्टम नहीं था, मतलब उधर ऐसे ऑफिस नहीं था, तो मैंने वहां पर देखी, तो मैंने फोटोज वगैरह भी खींची थी कि जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा लोगों को, लेकिन चलो वो ऐड करना भूल गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है सर वो आपका 4 स्टेट्स का, सर काफी अच्छी खासी भीड़ थी गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाहर, और वहां पर फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो मैं बहुत दूर से फोटो लेनी पड़ी मुझे, है ना, पास से अलाउड नहीं था। सर ये है 4 स्टेट का हाईकोर्ट है। 4 स्टेट कैसे याद रखोगे, याद रखना नाम NANN या फिर मान याद रख सकते हो, है ना, बब्बू मान, जो भी मान आप याद रख सकते हो। कौन से सर ये आपके नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सॉरी हाँ मेघालय थोड़ा गलत बोल गया, मेघालय मिजोरम आएगा, और मेघालय के लिए बाद में आपका बनाया गया था, एक्चुअली डबल नाम हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ यार, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या था आपका नागालैंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, असम का तो हो ही गया, ठीक है, देन आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश और प्लस मिजोरम है। अब पहले यहां पर मेघालय भी हुआ करता था, लेकिन मेघालय अब नहीं रहा, क्योंकि 2013 में मेघालय का सेपरेट हाईकोर्ट बना दिया गया था, ठीक है, और समझ आ गई, ऑलराइट, चलो। देन फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हाईकोर्ट, सर चंडीगढ़ हाईकोर्ट, दिस इज वेरी क्लोज टू माय होम सर, ये है आपका पंजाब प्लस हरियाणा प्लस यूटी विच इज चंडीगढ़। मैंने क्या बताया था आपको, यूटी है मतलब यूटी चंडीगढ़, समझ में आ गया आपको, ओके। ये तीनों का क्या है आपका कॉमन हाईकोर्ट है, मैंने आपको लिखा भी था यहाँ पर, क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा का भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है, पंजाब हाईकोर्ट 2 या 2 से ज्यादा हो गए, प्लस एक यूटी का भी हो सकता है, प्लस यूटी सर ऑल्सो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो पंजाब का हाईकोर्ट भी है, हरियाणा का हाईकोर्ट भी है, और यूटी चंडीगढ़ का भी हाईकोर्ट है, तीनों का आपका हाईकोर्ट देखने को मिल जाएगा। देन कम्स फॉर एग्जांपल आपका बॉम्बे हाईकोर्ट सर आपको पता है महाराष्ट्र का है, प्लस गोवा का भी हाईकोर्ट यही है, प्लस आपका यूटी जो कि आपको मैंने बताया ये वाली यूटीज, दादरा नगर हवेली एंड आपकी दमन एंड दीव, ये भी आपकी इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन हैदराबाद हाईकोर्ट, ये भी सुन लो जरा, ये ध्यान से सुनना, ठीक है, हैदराबाद हाईकोर्ट, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी हैदराबाद हाईकोर्ट की, चलो कोई नहीं, हैदराबाद, चलो हटा देता हूं मैं से। हैदराबाद हाईकोर्ट का जो आपको पॉइंट जा रहा था, हैदराबाद हाईकोर्ट पहले जो था ना वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों का होता था, लेकिन बाद में क्या किया आपका कि तेलंगाना का आपका सेपरेट हाईकोर्ट, सॉरी आंध्र प्रदेश का आपका सेपरेट हाईकोर्ट बना दिया गया था, जो कि अमरावती में बना था, दैट इज आउट देयर, ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओ थैंक यू आ गया यहाँ पे, तो चलो इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका रह गया, ये है आपका आर्टिकल 231 के अंदर ही आपका मेंशन किया गया है, किसके रिगार्डिंग मेंशन किया है भैया, दिल्ली के रिगार्डिंग कुछ बात ही नहीं हुई यार,
तो बिल्कुल सॉरी 231 नहीं 241, तो 241 सर ये 241 के अंदर आपका मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूटी। एक यूटी के लिए भी सेपरेट हाई कोर्ट बना सकती है भाई साहब, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें 231 के अंदर क्या पढ़ा था, हमने सर 230 के अंदर क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूटी, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। पार्लियामेंट कॉमन भी हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज कर सकती है, लेकिन अब क्या बात हो रही है, पार्लियामेंट एक बिल्कुल सेपरेट हाई कोर्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकती है फॉर अ यूटी। और 1966 से एकमात्र ऐसी यूटी है जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जा रहा है, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली एकमात्र ऐसी यूटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल, इसका कोई भी हाई कोर्ट शेयर नहीं हो रहा, मतलब दिस इज द ओनली यूटी व्हिच इज हैविंग इट्स ओन हाई कोर्ट एंड रेस्ट ऑल द यूटीज आर लाइक फॉर एग्जांपल आर शेयरिंग द अदर स्टफ ऑल टुगेदर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। विद दिस आपका ये हाई कोर्ट वाला सिस्टम भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक चीज अगर याद रख लेना, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो यहां पर रही थी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसका इनका आंसर है कि आपका लीला सेठ, ये आपका आंसर है, सॉरी ऐसा लगा दिया, लीला सेठ। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल, ठीक है, इस तरह से याद रखना, बाकी तो कोई सारा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल वेल का पूछता नहीं है, फर्स्ट फीमेल का डिफरेंटली पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और जो हाई कोर्ट थे सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुए थे, ये आपके 1861 के एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861 के अंदर आपके बने थे हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट बने थे, एक बना था आपका कैलकाटा के अंदर, फिर बना था आपका बॉम्बे के अंदर, फिर बना था आपका मद्रास के अंदर। तीनों की रिगार्डिंग बात की गई थी 1861 के एक्ट में, लेकिन तीनों के तीनों फॉर्म कब हुए, 1862 के अंदर आपके फॉर्म हुए थे, ठीक है। ये लॉर्ड एल्किन का टाइम था, अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉर्ड एल्किन का टाइम था, दैट इज आउट देयर विद दिस स्टफ ऑल टुगेदर, ठीक है। एंड दिस हैपेंड टू बी इन 1966 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी, बस इतना याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब ये टॉपिक हमारे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, नेशनल एमरजेंसी के ऊपर स्विच ऑन करें। सॉरी, पहले स्टेट लेजिस्लेचर हमारा टॉपिक है, वो हम कवर कर लेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो टॉपिक है, मतलब स्टेट की जो फंक्शनिंग होती है वो थोड़ा सा देख लेंगे। हमारा मेजर फोकस स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ही होगा, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन पूछे रहते हैं। बाकी में आपको गवर्नर वगैरह ऑलमोस्ट सेम फंक्शनिंग होती है एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दैट। एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द इमरजेंसी वाला पोर्शन। देन हमारी 2 दिन कमीशन रह गई है, मतलब विद इन 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर आपकी पॉलिटी पूरी हो जाएगी समाप्त, मतलब कोशिश तो एक ही जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करनी हो, देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक दिस थिंग आउट। वी विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।